Hello dear students, how are you? Welcome to my channel Knowledge World. So we have remaining the standard 10th chapter portion history फर्स्ट लेसन जो कि आपका हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो आज का टॉपिक है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। यहाँ से हमारा नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है। जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था वो इसके ऊपर वाले सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक हैं जो पार्ट 1 मैंने लिखा है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने 10th स्टैंडर्ड रिलेटेड जो इंग्लिश ग्रामर है उसके बेस पे भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आप जब चैनल को ओपन करेंगे देन यू कैन गेट ऑल द वीडियोस, और वो बहुत ही आपके बेनिफिशियल होंगे वो वीडियोस आपको, आई होप, क्योंकि उसमें मैंने पूरे एग्जांपल के साथ इजीली एक्सप्लेन किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my videos to your friends, okay? Then don't forget to press the bell icon. So let's start the topic, cultural heritage of Gujarat. The places having cultural, legendary and the archaeological importance are the Lothal, Rangpur and the Dholavira and the Rajdi, or the Srinathgarh, which is in the Rajkot district, and the places of the pilgrimage are the Victory Tower of the Vindhanagar, stone inscriptions of King Ashoka at the Junagadh, Sun Temple of the Madhura, Gate of the Champaner, and Rudra Mahalaya of the Siddhpur, Manasarovar Lake of the Viramagam, Jama Masjid of Ahmedabad, Jolta Minar, which is the Julta Minar, means that is the second tower, like the Siddhi Sayyid in Jali, in the Grill Temple of the Hasti Singh, and the Sastralinga Lake of the Patan, Raj Mahal of the Vadodara, tomb of Muhammad Khan, then Parsi Aigiari of the Navsari are the worth सीइंग प्लेसेस। ये सारे गुजरात के जो बेस्ट आर्किटेक्चर एंड बेस्ट मोन्यूमेंट्स बोल सकते हैं हम, जो कि टूरिस्ट प्लेस भी एक है। प्लेसेस हैविंग द रिलीजियस इंपोर्टेंस आर द द्वारिकाधीश टेम्पल ऑफ द द्वारका, श्रद्धापीठ ऑफ द जगत गुरु शंकराचार्य, एंड सोमनाथ टेम्पल, वन ऑफ द 12th ज्योतिर्लिंग, देन अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, and the Bahucharaj, which is in the Mahesana district, and the Ranchdevi temple, which is in the Dakor, the Kheda district, and the Sambalaji in the Aravali district, etc. ये सारे सब आपके टेम्पल्स हैं जो कि रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे भी लोग बहुत मतलब घूमने जाते हैं। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड द टूरिज्म oriented places in Gujarat are the Polo Forest, Vijayanagar, and the Kite Festival, Kankaria Carnival, which is in Ahmedabad, Tana Rivi Festival, which is in the Vandanagar, the Northern Dance Festival in the Madurai, और राणास्तवन इन द कच्छ टेम्पल। ये सारे सब जो है एन्जॉयमेंट होता है, और यहाँ पे सोशल रिलीजियस के सारे टूरिस्ट जो है रिलेटेड वो सारे यहाँ पे आते हैं गुजरात के जगहों पे घूमने के लिए। और अभी देखिए टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द जैन एंड द बौद्धिस्ट, ये सब कहाँ पे देखिए, जैन एंड बौद्धिस्ट रिलीजियस प्रिविलेज्ड इन इंडिया, इन द कॉन्सिक्वेंटली जैन एंड द बुद्धिस्ट केव्स आर द सीन एट द वेरियस प्लेसेस इन गुजरात, that is the Vandanagar, Taranga, Khamovalia, and the Samalaji, and the Koteshwar, Talaja, and Dhank, and the Jhagadia, एक्सेट्रा। ये सारे जो हैं ये जैन और बौद्धिस्ट रिलीजियस्ट के रिलीजियन प्लेसेस हैं, जो कि पिलग्रिमेज सेंटर भी आप बोल सकते हो, जो कि धार्मिक प्लेसेस में लोग जाते हैं, जैसा तीर्थ यात्रा जगन्नाथपुरी जैसे जाते हैं, ऐसा कई जगहों पे ये सारे जैन और बौद्धिस्ट
रिलीजियस प्लेसेस हैं गुजरात के। अभी देखिए फेयर ऑफ गुजरात जो है यहाँ पे वैरायटी कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन द मेनी प्लेसेस, हैंस द फेयर हैविंग द ट्रेडिशनल रिलीजियस इन द सोशल इम्पोर्टेंस आर हेल्ड, सम इम्पोर्टेंट फेयर्स एमोंग देम आर गिवन बिलो। ये आपको स्क्रीन पे जो बॉक्स दिख रहा है क्लियरली देखिए, ये सारे प्लेसेस जो है नेम ऑफ द फेयर्स एक है, सीरियल नंबर दिया गया है और प्लेसेस ऑफ फेयर कहाँ कहाँ पे होता है एंड तिथि और टाइम ऑफ फेयर किस समय में कौन से मंथ में कैसा होता है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे है, इसको आप देख सकते हैं। ओके अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया लैंड एंड पीपल। सो प्राइमेटिव मैन केम इनटू एक्सटेंस इन द ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, mesmerized by the variety of the prodigious heritage, many foreign tribes came to India। बहुत सारे फॉरेन ट्राइब्स जो हैं वो भारत को बहुत पहले समय से आए थे, जो कि ईस्टर्न साउथ अफ्रीका जब मतलब ईस्टर्न साउथ अफ्रीका जब टोटली मतलब एक लोकेशन में आ गया तब उसके बाद से। सो कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर। तो इसीलिए क्या होता है जो फॉरेन ट्राइब्स है ये हमारे ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के साइड में बहुत सारे हमें उनके रिमेन्स मतलब जो अवशेष मिलते हैं उनका ट्राइब्स का। ट्राइब्स मतलब क्या आता है जो कि आदिवासी लेवल के जो होते कैटेगरीज होते हैं उनको ट्राइब्स बोला जाता है। द द्रविडियन वेयर द कंसाइडेड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। द्रविडियंस थे वो भारत के सबसे पुराने और बहुत ही पॉपुलर ट्राइब माना जाता है उनको। बट द मॉडर्न रिसर्चर्स ऑफ द लिंग्विस्टिक एंड द anthropology have proved that even before the Dravidian, the 6 more tribes came and settled in India। तो एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के जो रिसर्चर्स हैं जो फाउंड करते हैं वो लोग, उन लोगों ने ये प्रूव किया था कि द्रविडियन लोग आने से पहले भारत में और 6 ट्राइब्स आ चुके थे और सेटल हो चुके थे। तो देखिए अभी एक एक करके हम उसके बारे में जानेंगे। पहला है आपका फर्स्ट नंबर द नेग्रोटिड। नेग्रोटिड जो है उसको हैप्सी पीपल भी बोला जाता है। सो सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द नेग्रोट और द नागरोज आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। ये बहुत पुराने और भारत के इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत में बहुत पहले से आके ये भारत में सेटल हो चुके थे। दे केम फ्रॉम द अफ्रीका वाया द बलूचिस्तान टू इंडिया। वो अफ्रीका से आए थे जो कि बलूचिस्तान होते हुए भारत में आके रहे थे। दे वेयर बैक हैविंग द हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड द कर्ली हेयर। कर्ली हेयर था और वो हाइट में ज़्यादा नहीं थे, 4 to 5 feet ही रहते थे वो दिखने में। ओके सेकंड नंबर है ऑस्ट्रेलोड। दो ऑस्ट्रेलोड जो है वो निषाद पीपल बोला जाता है। सो पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। देयर फिजिकल फीचर्स वेयर ब्लैक स्किन विद द ब्रॉड हेड एंड फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट एक्सेट्रा। तो ये कैसे दिखते थे, इनका जो स्किन था वो बहुत ही ब्लैक था और ब्रॉड हेड था चौड़ा, और फ्लैट नोज यानी चौड़े चौड़े नाक थे, फ्लैट जैसे नेपालीज के होते हैं उस टाइप्स के नोज थे, एंड वो हाइट में बहुत ही कम थे। ओके द आर्यंस हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम द निषाद। तो जब आर्यंस आके जब भारत में रहे तो उन लोगों ने इनको नाम दिया था निषाद। द ओरिजिन्स of the tribe like the Kol and the Munda Khasi tribes of Assam, the tribes of the Nicobar and the Myanmar have the similarities to the Australoids। तो बाद में जब कोल, मुंडा और खासी ये जो ट्राइब्स जो आसाम के सब जो अलग अलग कैटेगरीज में जब बाद में फाउंड हुए तो वो इनके साथ यानी कि इनके साथ हमारे जो एस्ट्रोलॉट्स थे जो कि निषाद पीपल थे उनसे काफ़ी मिलते जुलते थे वो। देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड द सिविलाइजेशन इज द इमेंस। दे मेड द क्ले यूटेंसिल्स, वॉर द कॉटन क्लॉथ्स एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स। तो उनको बहुत सारे स्किल्स पता थे यानी वो टैलेंटेड थे आर्ट में। दे मेड द क्ले यूटेंसिल्स मतलब क्या होता है, जो क्ले का जो बर्तन आता है मिट्टी का उस वो बनाते थे, और वो कॉटन के क्लॉथ्स ही पहनते थे। ओके नेक्स्ट इज दे हैव द ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू ऑल्सो। और उनको जो एस्ट्रोइड्स थे वो धार्मिक लोग थे, वो बहुत ही धर्म को विश्वास करते थे।
the Dravidians were considered to be the creator of the Sindhu Valley civilization of the Mohenjo-daro and the direct descendants of the stone art culture. ओके तो वो थे जो मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन, इन जो सिंधु सिविलाइजेशन के लोग थे ये द्राविडियंस। और ये क्या थे उस टाइम से, मतलब जिस टाइम से जो स्टोन एज था उस एज से इनका रिलेटेड ज़्यादा था, ठीक है। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम द नॉर्थ survived with their language and culture features later on they were only called as the Dravidians. The tribes which came from the north survived with their languages. नॉर्थ साइड से जो आए थे वो ट्राइब्स जो थे उन लोगों ने क्या क्या सर्वाइव देयर लैंग्वेजेस एंड कल्चर फीचर्स लेटर ऑन दे वेर ओनली कॉल्ड। तो उन लोगों ने अपना कल्चर और लैंग्वेज जब स्प्रेड किया उन्हीं लोगों को ही द्राविडियंस बोला गया। सो द्राविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द मदर एज ए गॉडेस ऑफ फादर एज ए गॉड। तो उन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था मदर गॉडेस जो होती है, जो माताओं को हम पूजा करते हैं देवियों को, उसको गॉडेस बोलते थे। और जो फादर यानी जो मेल थे जैसा भगवान शिव हैं यही, तो उनको गॉड बोला जाता था। उन लोगों ने पहले स्टार्ट किया था। सो द थ्रू द पार्वती एंड शिव एज द मदर एंड द फादर डेवलप्ड। तो उन लोगों ने ही डेवलप किया था पार्वती माता और भगवान शिव को पिताजी के रूप में। मोर ओवर द ट्रेडिशनल ऑफ वर्शिप द नेचर इज गिफ्ट ऑफ द द्राविडियंस। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद द धूप इस मीन इंसेक्ट स्टिक्स, जो हम अगरबत्ती देते हैं, दैट इज़ द इंसेंस स्टिक बोलते हैं उसको। दीप माने जो दिया, लैम्प, एंड द आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द द्राविडियंस भी। तो ये सब जो हम अभी पूजा करते हैं, देखिए जैसा कोई भगवान जी आए तो हम उन्हें मंदिर में जाते हैं तो हम दिया जलाते हैं, फिर अगरबत्ती देते हैं। तो ये सारी चीज़ें द्राविडियन लोगों ने ही फाउंड किया था। तो उनके कल्चर से हम पूरे सोसाइटी में वो स्प्रेड हुआ, फिर वो ट्रेडिशन आज तक चल रहा है। ओके, आरती, दिया, ये सारी चीज़ें द गिफ्ट ऑफ द द्राविडियन। बिसाइड द नेचर एंड द एनिमल वर्शिप एक्सेट्रा ऑल्सो। और नेचर को भी पूजा करते हैं, कोई लोग वट के पेड़ को जो होता है उसको, नीम के पेड़ को भी पूजा करते हैं, तो ये भी उनके समय से ही चला आया है। और एनिमल्स को भी पूजा करते हैं, जैसे गौमाता को हम पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो किसने क्रिएट किए थे? जो द्राविडियंस आए थे वो क्रिएट किए थे। ओके, now are there the great features? Original deities of the Dravidians have been accepted by the Aryans and were re-established by them as a god of culture with the place of time. Under the tremendous influence of North, Aryan culture was deeply internationalized by the Dravidians. Hence, the intercaste marriage took place. Dravidians had matrilineal system of the family. Dravidian progressed a lot in the different craft and arts like the building of boats and the rafts. Then weavings, spinning, dyeing, etc. due to the डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस। तो द्राविडियंस क्या थे? ये सारी चीज़ें उन्होंने तो फाउंड किया ही था। और इन लोगों ने मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज होता है वो भी उस समय में चालू था। जैसा इंटरकास्ट मैरिज मतलब क्या होता है, कोई ऊंच जात का पर्सन अगर लो कास्ट का इसको मैरिज होता है तो इंटरकास्ट बोलते हैं उसको। इस तरीके का जो मैरिज प्रथा थी उस टाइम से भी चली आई थी। द्राविडियंस हैड the matriarchal system of the family and the Dravidians propagated a lot of different crafts and arts like द बिल्डिंग एंड बोट्स। तो उनको बहुत सारे कलाएं भी पता थी, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बना सकते थे, बोट्स, राफ्ट्स बना सकते थे, वेविंग, स्पिनिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। डाइंग मतलब क्या होता है? कपड़ा वपड़ा में जो कलर देते हैं हम, जो कलरिंग करते हैं, प्रिंट करते हैं साड़ियों में और ऐसा सब। तो उस टाइप के हर वर्क उनको पता था। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ अफ्रीका। तो साउथ आर्यंस जो आए थे वो क्या करते थे? उनको डोमिनेट करके रखे हुए थे, क्योंकि वो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, तो उनके अंडर में ही रखे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया? वहाँ से वो मूव हो गए, यानी वहाँ से चले गए साउथ इंडिया एंड सेटल देयर। साउथ इंडिया जाके सेटल हो गए। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द द्राविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड द मलयालम। तो ये जो तमिलनाडु, केरला,
तेलुगु, ये सब जो जहाँ पे जो साउथ साइड के जितने भी है जो ये सब बेसिकली वो द्राविडियंस ही हैं, जो कि उस समय से आर्यंस के वजह से डोमिनेट होके वो नॉर्थ से साउथ को शिफ्टेड हो गए थे। ओके, नाउ द अदर ट्राइब्स देखिए, अपार्ट फ्रॉम द एबव द मंगोलॉइड एंड द अल्पाइन, दिनारिक एंड द आर्मेंडो ट्राइब वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया। तो ये सब ट्राइब भी, इन सब ट्राइब के बावजूद मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड द आर्मेनियन, ये भी ट्राइब्स भी भारत में उस वक्त में थे। तो मंगोलॉइड देखिए, दे केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ चाइना भाया द टाइबेट एंड द सेटल डाउन इन द नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। इन सारे जगहों पे आप देखते हैं कि बेसिकली जो लोग जो आसामी सिक्किम वाले होते हैं वो थोड़ा चाइनीज़ की तरह नजर आते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मंगोलॉइड है। ठीक है, सो दे ग्रेजुअली इंडिलाइज्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को भारत का कल्चर से ढांढा, पूरा मतलब वो कल्चर में ही वो पूरा खो गए। तो उनका थोड़ा बिहेवियर और उनके बातचीत, एक्टिविटीज़ सब थोड़ा हमारे भारत के लोगों से मिलता जुलता है, जो कि चाइना के लोगों से नहीं मिलता, ऐसा like that. Okay, the Mongoloid people proposed the physical characteristics like the yellow complexion, then the flat face and the chubby cheek and the almond shaped eyes. तो आपको पता है कि चाइनीज़ लोग कैसे दिखते हैं, उनका चेहरा और उनकी आँखें, उनका नोज़ कैसा रहता है, वो सारे स्ट्रक्चर ही मंगोलॉइड का सेम रहता है। सो मंगोलॉइड्स वेयर ऑफ द येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वेयर नॉन एज द किराट। तो उनको किराट भी बोला जाता है, जो कि येलो कॉम्प्लेक्शन मतलब क्या होता है, जो चेहरा का जो रंग होता है उस तरीके का उनका बॉडी का कलर रहता है। ओके, येलो कॉम्प्लेक्शन में। सो नेक्स्ट देखते हैं आपका अल्पाइन, दिनारिक एंड द आर्मेनॉइड। These people migrated from the Central Asia. All these three tribes have the similarities. ये तीनों जो अल्पाइन, दिनारिक एंड द आर्मेनॉइड जो थे, ये तीनों ट्राइब्स सिमिलरली थे, मतलब एक जैसे थे। द ओरिजिन ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा। इन सारे जगहों पे ये ट्राइब्स के लोग दिखते हैं। सो नाउ we discuss about the Aryans. The Aryans were the creators of the Aryan civilization in India. Hindus were called the Aryans in the ancient times. They were the densely populated was called the Aryavarta as the 7 rivers in the follow over there. The region was named as the Sapta Sindhu. तो आर्यंस जब थे उस टाइम में जो 7 नदियाँ थी, तो वो एक जगह जब मिलते थे उसको सप्त सिंधु नाम आर्यंस ने ही दिया था। आर्यंस बेसिकली हिंदूज रिलीजन से ही है वो। ठीक है, इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट। भारत के नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले आर्यन का जो पहला पॉपुलेशन वहाँ पे हुआ था, लोग वहाँ पे आए थे। द एरियाज ऑफ द आर्यभट्टा वाज एक्सटेंडेड अप टू द Maithili in Bihar, in east, in south is spread up to the विद्याचल ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ वैदिक पीरियड। उस टाइम से था, वैदिक पीरियड से। तो ईस्ट और साउथ की तरफ भी आर्यंस थे, जो पूरे पुराने पहले आर्यंस थे। दे वेर मोर एडवांस्ड पीपल दैन द एनी अदर कंटेम्प्रोरी ट्राइब्स। ये जो आर्यंस थे वो बहुत ही एडवांस थे और बहुत ही चालाक थे और बहुत टैलेंट भी था उनमें बाकी ट्राइब्स के मुकाबले। दिस वेस्ट land was recognized with the various names by the भारत भूमि और द भारत खंड और द भारतवर्ष एक्सेट्रा। तो ये आर्यंस ही थे जो कि नाम दिए थे, भारत भूमि, भारत खंड और भारतवर्ष, हमारे भारत को नाम दिया था इन लोगों ने। आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्यभट्टा द भारत कुल ट्राइब। तो आफ्टर द नेम ऑफ किंग आर्यभट्टा मतलब आर्य भारत एक उस टाइम पे उनका एक राजा था आर्य भारत, उसके बाद ही भारत कुल ट्राइब जो हुआ वो क्रिएट हुआ था। आर्यंस वेर द नेचर लवर्स, दे लव टू वर्शिप द ट्रीज, रिवर्स एंड द माउंटेन, द सन, विंड एंड द रेन। तो नेचर के जो भी है, माउंटेन हुआ, सन हुआ, रिवर हुआ, विंड हुआ, रेन हुआ, बारिश वगैरह, तो इन सबको आर्यंस पूजा करते थे, यानी नेचर लवर थे वो। दे हैड कंपोज द हाइम्स लाइक द रिचास एंड द प्रेस द वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम। सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक द recreations of Vedas, performing the
यज्ञ एंड द अदर एक्टिविटीज़ बिकेम प्रेवलेंट इन इंडिया। तो ये ही थे जो कि यज्ञ वगैरह करते थे, बहुत सारा पूजा पाठ आजकल जो होता है वो हिंदूज़ में, तो वो आर्यंस के टाइम से ही भारत में चला आया है। देयर वाज अ फाइन amalgamation of those tribes with their specific style of the living and the harmonious culture was formed, which gave the India a glorious and the prosperous heritage। तो आर्यंस जो थे वो भारत में उस टाइम से बहुत अच्छा रोल प्ले किए थे, जो कि जिसकी वजह से हमारा भारत में हारमोनियस कल्चर मतलब क्या होता है, जो कि भाईचारा, हारमोनियस मतलब एक दूसरे से मिलकर रहना, वो कल्चर भी क्रिएट हुआ था। और ग्लोरियस एंड द प्रेशियस हेरिटेज मतलब बहुत ही भरपूर, पूरा हर तरीके का आर्ट कल्चर, ये सारी चीज़ें उसमें उस वक्त में भारत में पूरा मतलब स्टेबल होके उस समय से थी। सो दिस foreigner and Indian tribes amalgamated in such way over a long period of time that they lost their individual identity through the इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज उस टाइम पे मैंने पहले थोड़ी देर बताया था, इंटरकास्ट मैरिज उस वक्त में द्रविडियंस जब तक क्रिएट हो चुका था, तो इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद वो खुद का मतलब जो रिकॉग्नाइजेशन होता है, एक पहचान होती है, वो खो चुके थे। आउटसाइडर्स एंड द लोकल पीपल वेर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम, द रिलीजियस बिलीफ्स एक्सेट्रा। तो बाहर के जो लोग आए थे बाकी, वो आर्यन से बहुत ही प्रभावित हुए थे और उसकी वजह से वो इंटरकास्ट मैरिज हुआ और वो एक दूसरे से घुल मिल जब गए, अलग से नया सोसाइटी क्रिएट हुआ, तो ये आर्यन जो थे वो उनका खुद का मतलब जो पहचान था वो उन्होंने खो दिया था। Played a vital role in the Indianization these foreigners, the since ancient times composite culture has been created in India। इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे अलग अलग बाहर के लोग आके जब आर्यन से मिले, तो जब इंटरकास्ट मैरिज हुआ तो इससे क्या हुआ, अलग अलग तरीके का, जिससे अगर सोचो आर्यन से अगर कोई लो कास्ट का मैरिज किसी कोई होता है तो उससे क्या हुआ, उनका कल्चर और आर्यंस का कल्चर वो मिला, तो भारत में कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग तरीके का कल्चर क्रिएट हुआ। दे ऑल then become the Indians। in short, the ancient Indian, the amalgamation of the various culture enriched Indian culture by the making a variegation in the and propagations। तो इसकी वजह से भारत में जो जितने भी पुराने इंडियंस थे, तो उन लोगों ने ही वही जिम्मेदार है कि हमारे भारत में आज जो है अपना जो हेरिटेज और कल्चर जो है वो पूरा अच्छे से मतलब फेमस है और बहुत ही प्रीशियस है, बहुत कीमती है। तो हमें इसे कैसे बचाना है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हमें अपने हेरिटेज को कैसा बचाना है, कैसा सुरक्षित रखना है। ईच एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग एंड पिक्चर क्यू एंड द अट्रैक्टिव। हेरिटेज ब्रॉट अ ग्लोरी ऑफ द नेशन टू द नेशन। India attained a leading position in world by keeping its rich heritage protected and preserved। आज भी वर्ल्ड में हमारा जो इंडिया है वो अपने हेरिटेज के लिए पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। थस इट इज़ द प्राइमरी एंड द purest duty of every citizen of India to see the nobody harm the ancient memories and also to preserve the place having historical importance and values। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सपोज़ आप कोई भी एक ओल्ड मोन्यूमेंट्स को घूमने जाते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि कुछ नटखट रहते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स या फिर कुछ लोग भी रहते हैं जो कि हम उसको डैम केयर करते हैं। अपने जो भी स्कल्पचर्स होते हैं, कोई कहीं पे अगर कोई इंस्क्रिप्शंस रहता है तो हम उसे मतलब वहाँ पे अलग तरीके का, जैसे कोई पान खा के थूका या फिर ऐसा स्प्लिचिंग करना, फिर कुरेदना, मूर्ति को उसको मतलब गलत तरीके से ऐसा उसको कुरेदना है, उसका कोई पार्ट है हम तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत का एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है, जो कि जिस वजह से हमारा भारत पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। तो वी आर द सिटीजन ओनली रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर एंड प्रिजर्व आवर नेशन हेरिटेज। सो हियर thus it is the primary and the precious duty of the every citizen of India to see that nobody harm। यानी ये हमारा कर्तव्य है कि कोई भी हमारे एंशिएंट मेमोरीज को हार्म ना करे, वो हम देखें, हम ख़राब ना करें, हम उसको बाहर लोग अगर कोई करता है तो हमें प्रोटेक्ट करना है। ऑल्सो टू प्रिजर्व द प्लेसेस हैविंग द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड द वैल्यू, और उसका वैल्यू और वो प्लेस का इंपॉर्टेंस क्या है वो भी लोगों को बताना ज़रूरी है। इन आवर
कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में एक फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। इन द 6, 7 एंड 9 डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग ड्यूटीज टू प्रिजर्व आवर द कल्चरल हेरिटेज। तो आर्टिकल 51 में, भारत के संविधान में जो 6 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर के जो आर्टिकल्स हैं उसके बारे में अभी नीचे दिया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर, प्रॉस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। हमारे भारत का जो हारमोनियस कल्चर है और जो प्रॉस्पेरिटी, यानी जो हम जिस चीज़ के लिए हम गर्वित हैं कि हमारा भारत में ये सब चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को बचाना हमारा ही कर्तव्य है, हमें ही उसका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स along with the maintaining the natural environment and to show the compassion for all the living creatures। इसका मतलब क्या है, आपको सिंपली पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ों का हमें हार्म नहीं करना चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स को भी हार्म नहीं करना चाहिए, ना ही कोई पॉन्ड, रिवर, टैंक्स को गंदा करना चाहिए। फॉरेस्ट में पेड़ पौधे पर जो है उस सबको भी हमें कट करके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो एनिमल्स भी बेचारे उनका शेल्टर वहाँ पे वो खो देते हैं, और बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब जो हम नहीं मिल सकता हमें, ना ही आयुर्वेद भारत में डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ों को हमें उसको ध्यान में रखते हुए इस सबको बचाना चाहिए। सो द कंपैरिजन फॉर ऑल द लिविंग क्रिएचर्स को भी ये सारी चीज़ें एक मैसेज होना चाहिए कि भाई हमें ये अपने कल्चर को भी बचाना है और हेरिटेज को भी बचाना है। द प्रोटेक्शन, लास्ट वाला है, द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द गिविंग अप द वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। इसमें क्या होता है, हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे पार्क हुआ, बस स्टॉप हुआ, इन सब को भी गंदा नहीं करना चाहिए, और कोई वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन। वायलेंस मतलब क्या होता है, जो जैसा कोई गंदा विचार हमें स्प्रेड करना हो, या फिर चोरी ले लो, डकैती ले लो, ये सारी चीज़ें तो वायलेंस होता है। या फिर भारत के कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आज के दौर पे बहुत ही मुश्किल क्रिएट करते हैं इंडियंस के लिए, वो सारे वायलेंस वर्क्स भी हमें नहीं करना चाहिए, उन्हें सब अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा नेशन सुरक्षित रहे। थस द नेचर हैज़ क्रिएटेड द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, वी शुड मेंटेन द प्योरिटी, स्कैनिसिटी एंड द ब्यूटी। सेंसिटी और ब्यूटी और प्योरिटी मतलब क्या होता है, साफ़ सुथरा रखना है और बहुत ही खूबसूरत रखना है हमारे नेचर को, और इसको क्रिएट करना है ताकि हमारे नेचर में इतने खूबसूरत लैंडस्केप्स हैं कि हम अभी तक शायद ही कहीं हम देख भी नहीं पाए हैं कि क्या क्या ब्यूटीज़ हमारे इंडिया में नेचर में है। तो वो सारी चीज़ें बचाए रखने के लिए हमें पूरे हमारे कल्चर को और हेरिटेज को पूरा प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये लास्ट टॉपिक आपका है। ऑफ दिस प्लेसेस कंसिडरिंग इट टू बी आवर मोरल ड्यूटी, द इंडियन हेरिटेज इज़ एंड द आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंडियन हेरिटेज जो है, इसके वजह से क्या होता है, जो बाहर के लोग जब ट्रैवल, एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई अगर एक आउटसाइडर्स जो फॉरेनर्स को ही आया, तो अगर वो ताजमहल घूमने जाता है तो उनको जो हम टैक्स लेते हैं, टिकट लेते हैं, तो वो काफ़ी है पर हेड, कहीं वहाँ पे शायद ही 1000 या कुछ ऐसा रहता है फॉरेनर्स के लिए। तो वो कैसा होता है, हर रोज़ अगर इतने फॉरेनर्स आते हैं तो वो सारे टैक्सेस वगैरह, यानी वो भारत के खजाने में ही जाता है, जो कि इंडियंस को ही काम देता है वो। तो वो इसका एक इनडायरेक्टली बोला गया है, द इंडियन हेरिटेज is an outcome of the development of the people in India over a long period of time. Then nature has generously donated abundant prosperity to India, and Indian achieved the invisible opportunities to all the fields for gradual development due to the Indian peculiar natural structure. भारत जो है अचीव्ड इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, तो भारत में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है कि वो कोई भी, मतलब देखिए, कोई भी साइंटिस्ट हुआ या फिर कोई भी, तो नेचर के ऊपर बेस करके वो बहुत सारे डेवलपमेंट भी कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। भारत में ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, तो हम इस नेचर का फ़ायदा क्यों ना उठाएं, हमें इसे हार्म नहीं करना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज is a result of the development of people of India in the social, economical, political and cultural field over countries। तो ये जो रास्ते हैं जो अभी मैंने आर्टिकल
जो बताया आपको, ये सारे आर्टिकल्स के बेस पे अगर हर इंडियंस अगर हम अपने कल्चरल हेरिटेज को अगर प्रिजर्व करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे भारत में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल फील्ड में बहुत डेवलपमेंट होगा, पूरे भारत का नाम और रोशन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन के पूरे एक्सप्लेनेशन। आप ये वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। आपके आने वाले आगे वीडियोस बहुत जल्दी 10th स्टैंडर्ड के भी अपलोड होंगे, बाकी इंग्लिश हर सब्जेक्ट्स के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।